हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर मैं पीपीटी के माध्यम से सोफिस्ट को यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, पाश्चात्य दर्शन को हमने 4 चरणों में विभाजित किया है। एंशिएंट वेस्टर्न फिलॉसफी, मिडाइवल वेस्टर्न फिलॉसफी, मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफी, कंटेम्परेरी वेस्टर्न फिलॉसफी। अब हम जो सोफिस्ट यहाँ पढ़ रहे हैं वह एंशिएंट वेस्टर्न फिलॉसफी का ही हिस्सा है। सबसे पहले हम यहाँ जान ले कि पाश्चात्य दर्शन का उद्गम कैसे हुआ। तो दर्शन के इतिहास में सबसे पहला जो पाश्चात्य दर्शन में दार्शनिक माना जाता है उनको थेल्स माना गया है। यूनान एक देश रहा है जिसको ग्रीस भी कहा जाता है। ग्रीस में छोटे छोटे शहर बसे हुए थे और कई शहरों में लोकतंत्र भी स्थापित था। ऐसा ही एक शहर था माइलेट्स या मिलेट्स। उस मिलेट्स में थेल्स नामक दार्शनिक रहता था, जो कि ग्रीस के 7 बुद्धिमान सप्त ऋषियों में से एक माना गया है। यूनानियों के बीच जो दर्शन का उदय हुआ है वह आश्चर्य से माना गया है, विस्मय से माना गया है। अर्थात यह संसार इतना विशाल है और इतना विविधतापूर्ण है कि हमें कई बार आश्चर्य हो पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे यूनान की आबादी बढ़ती गई तो उनका जीवन में रहन सहन का तौर तरीका भी बढ़ता गया, बदलता गया। लोग बाग गाँवों से निकलकर शहरों में रहने लग गए। उनकी रुचि प्रकृति से सामाजिक जीवन में स्थानांतरित हो गई और कानून, परंपरा और नागरिक मूल्यों के प्रश्न सर्वोपरि हो गए। तो पहले जो सरल जीवन शैली थी गाँवों की, शहरों में जीवन शैली जटिल हो गई। ऐसे शहरों में सफलता पाने के लिए ज़रूरी था कि मनुष्य वैज्ञानिक तौर तरीकों के अनुसार सोचे और काम करे। जैसे कि पहले के सिलेबस में हमने ये बताए थे कि प्रारंभिक यूनानी दर्शन को ग्रीको रोमन दर्शन या ग्रीक दर्शन भी कहा जाता है। जो थेल्स थे ये माइलेशियन मत के संस्थापक थे। पार्मेनाइडिस एलेटिक मत के संस्थापक थे। पाइथागोरस पाइथागोरियन मत के संस्थापक थे। हेरेक्लाइटस मत के संस्थापक हैं। माइलेशियन मत ने संसार का मूल कारण क्या है, ऐसा कौन सा तत्व है जिससे ये सारा संसार उदित हुआ है, सारे संसार का उद्गम हुआ है, विकास हुआ है, ऐसे तत्व को प्रकृति में ही खोजने की कोशिश की। उन्होंने यहाँ पर कोई पौराणिक आख्यान, धर्म, अंधविश्वास का सहारा नहीं लिया, वरन इस संसार को अपनी वैज्ञानिक पारखी नज़र से देखा। थेल्स ने ये माना कि पहला जो तत्व है, संसार का जो मूल कारण है, जल है। इस जल से ही यह सारा संसार उदित हुआ है। अब हम यहाँ विस्तार से इनका अध्ययन नहीं करेंगे। आगे जाके एनेक्जिमेंडर और एनेक्जिमेनिज दार्शनिकों ने भी संसार के मूल तत्व को खोजने की कोशिश की। एलेटिक मत में जेनोफेनिज, पार्मेनाइडिस और अन्य कई दार्शनिक रहे।
पाइथागोरस और हेराक्लिटस ने भी अपने दर्शनों की स्थापना की। हमारे अध्ययन का जो यहाँ पर विषय है वह है सोफिस्ट। तो मैंने जैसे बताया, जीवन जो सरल था, तो सोफिस्ट युग तक आते आते जीवन का जो तौर तरीका था वह पूरी तरह बदल गया। कई शहरों में सफलता पाने के लिए यह आवश्यक था कि मनुष्य बहुत सारे लोगों को अपनी बातें मनवा सके। ऐसी वाग्मिता कला में पारंगत होना अनिवार्य था। और आज भी हम ये देखते हैं, राजनीति में सफलता पाने के लिए या फिल्मों में सफलता पाने के लिए, नाटकों में सफलता पाने के लिए बोलना आवश्यक है। तो सोफिस्ट ऐसे दार्शनिक थे जो व्यवहारिक जीवन में कैसे सफलता पाई जाए इसकी शिक्षा वो धन लेकर दिया करते थे। एनाक्सागोरस को पहला सोफिस्ट माना जाता है, जो बाहर से आकर यहाँ पर रहा था। और उसके बाद में उसके अन्य जो शिष्य थे उनमें प्रोटागोरस, थ्रेसिमेकस और गार्जियस ये अलग अलग समय पर रहे हैं। प्रोटागोरस आप सभी ने नाम सुना होगा। जैसा कि मैंने कहा, विदेश से एथेंस आने वाले पहले प्रमुख विचारक एनाक्सागोरस थे। 464 ईसा पूर्व में आकर वे पेरिकल्स के मित्र बन गए, लेकिन कई बार वह ऐसी धार्मिक राय दिया करते थे जिससे लोग नाराज हो जाते थे। जैसे उन्होंने ये कहा, चंद्रमा में कोई प्रकाश नहीं होता, वरन चंद्रमा परावर्तित सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। आज हम भले ही इसको सच मान ले, लेकिन उस युग में ऐसी बात कहना बड़ा बुरा माना जाता था। लगभग 20 साल बाद प्रोटागोरस उनके सहयोगी बने। जिस प्रकार एनाक्सागोरस ऐसी कई बातें करते हुए लोगों को नाराज कर देते थे, वैसे ही प्रोटागोरस भी अपनी कई बातों से लोगों को नाराज कर दिया। उनका एक तर्क बहुत फेमस हुआ है। मनुष्य ही संसार के सभी पदार्थों का मानदंड हुआ करता है। अर्थात मनुष्य ही इस संसार के सभी पदार्थों का मापदंड है, उन वस्तुओं का जो कि मौजूद है और उन वस्तुओं का भी जो मौजूद नहीं है इस संसार में। यहाँ मनुष्य का मतलब प्रोटागोरस ने कोई सामान्य आदमी ने मानकर व्यक्तिगत मनुष्य माना है। ज्ञान के क्षेत्र में खुद व्यक्ति ही एकमात्र नियम हुआ करता है। हर मनुष्य का ज्ञान भी अलग अलग होता है। जैसे कि मैंने बताया, सोफिस्ट धन लेकर शिक्षा दिया करते थे, और इसी प्रक्रिया में सोफिस्ट एक नगर से दूसरे नगर, दूसरे नगर से तीसरे नगर में सफ़र करते रहते थे। और हर नगर में व्यक्तियों में मत भिन्नताएँ मिलती थी। तो सोफिस्ट उन मत भिन्नताओं को ये कहते हैं कि व्यक्तियों में जो मत भिन्नताएँ होती है वे सही होती है। कई बार दो विरोधी मत हो तो दोनों विरोधी मत सही भी हो सकते हैं। यद्यपि ये ज़्यादा हो सकता है कि उनमें से कोई एक मत ज़्यादा स्वाभाविक हो, अर्थात प्रकृति के नियमानुसार हो। इसके अलावा हम प्रोटागोरस को और थोड़ा सा विस्तार से देखें। सोफिस्टों ने जो ज्ञान संबंधी सिद्धांत दिया है उसको सापेक्षवाद भी कहा जाता है।
सापेक्षवाद का यह तात्पर्य है कि मनुष्य का जो भी ज्ञान होता है वह मनुष्य के सापेक्ष ही है, उस व्यक्ति के खुद के सापेक्ष है। संसार में ऐसा कोई सार्वभौमिक ज्ञान नहीं है। इसलिए ग्रीस देश में जो संशयवाद की धारा वही, उसका सबसे बड़ा कारण सोफिस्टों का योगदान ही था। सोफिस्टों की वजह से ही ग्रीस में जो धार्मिक अंधविश्वास थे वो उखड़ने लग गए। सामाजिक नैतिक जीवन की जो रूढ़ियाँ थी उन पर ये सवाल उठाने लग गए। सोफिस्टों ने जो भी ज्ञान स्थापित था, हर स्थापित ज्ञान की आलोचना की। और सोफिस्टों का कहना था कि ज्ञान ज्ञाता विशेष पर निर्भर करता है। जो उस ज्ञाता को सही प्रतीत होता है उसके लिए वह सही होता है। इस नज़रिए से सत्य कभी वस्तुगत नहीं होता, वस्तुनिष्ठ रूप से सत्य नहीं होता। सत्य आत्मनिष्ठ है। जैसे कि छात्रों, कई बार आपको भी महसूस होता है कि सत्य क्या है, तो आप सोचते होंगे कि सत्य वही है जो मैं सोचता हूँ। बाकी संसार में लोग क्या सोचते हैं और लोग क्या करते हैं, कौन से नियम कानून पहले से स्थापित है, उन चीज़ों का आपके जीवन में ज़्यादा महत्व नहीं होता। लेकिन हमने हजारों सालों में जो ज्ञान प्राप्त किया है उसको ठुकराना भी तो गलत है। तो सोफिस्टों ने जब इस ज्ञान को ठुकराया तो कई लोगों ने उनकी आलोचना शुरू की। इसी वजह से सोफिस्टों के बाद में जो सुकरात थे उन्होंने सोफिस्टों की आलोचना की है। प्रोटोगोरस के द्वारा जो स्थिति अपनाई गई थी उसकी वजह से उस समय के कई लोग उनके खिलाफ भड़क उठते थे और एक बार उनको शहर से बाहर भी निकाल दिया गया। उनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई वो बीच बाजार जला दी गई। उनके कार्य को जानबूझकर नष्ट करने का उल्लेख सिसरो ने भी किया है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में ग्रीक सोच ने सोफिस्ट के आगमन के माध्यम से कुछ अलग ही मोड़ लिया। आविष्कारशील और चतुर होने का एक पेशा बनाना, अर्थात उन्होंने उस समय के जो मनुष्य थे उनको ये सिखाया कि आप नई से नई चीज़ों को कैसे खोजें और इस समाज में सबसे चतुर कैसे बना जाए। और इसका कारण ये भी था कि वहाँ की जो स्थापित पद्धति थी उसमें कई बार नौकरियाँ उन लोगों को अच्छी मिलती थी जो अच्छा बोल सकते थे, लोगों से अपनी बात को मनवा सकते थे। इसी वजह से इन्होंने कई बार ऐसी शिक्षाएं दी जो बिल्कुल अनोखी लगती है। इनमें से ये एक दार्शनिक रहे जॉर्जियस या गोर्जियस। इन्हों के 3 कथन बड़े फेमस हुए थे कि कुछ भी सत्य नहीं है। जैसे कि हम आज मानते हैं कि कुछ सत्य है, तो सोफिस्ट हर चीज़ पर संशय करते थे और उनकी जो घुमक्कड़ जीवन शैली थे उससे वो इस निर्णय पर पहुँचे कि एक शहर में कुछ नियम है, दूसरे शहर में और कुछ नियम है, तीसरे शहर में कुछ और नियम है। एक जगह सामाजिक और नैतिक नियम कुछ और है, दूसरे जगह सामाजिक और नैतिक नियम कुछ और है। एक जगह शाकाहारी खाना ठीक होता है, एक जगह मांसाहारी भोजन ठीक होता है। तो वो एक निर्णय पर पहुँचे कि संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। दूसरी बात जॉर्जियस ने ये कहा कि यदि कोई सत्य है भी तो हम उसको जान नहीं सकते। तीसरी बात, यदि हम उस सत्य को जान भी ले तो उसे दूसरों को समझा नहीं सकते। यह बात थोड़ी अजीब लगती है आज के समय, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो सत्य है क्या आखिर? क्या सत्य कोई डाटा है, तथ्य है, या सत्य कोई अनुभूति है? आज भी इस पर विचार विमर्श निरंतर जारी है और
सत्य का निर्धारण आज भी नहीं हो पाया है। सोफिस्टों का ज्ञान सिद्धांत नकारात्मक और संशयवादी माना जाता है। वे कहते थे कि निरपेक्ष ज्ञान की प्राप्ति असंभव होती है। व्यक्तियों द्वारा जो भी ज्ञान प्राप्त किया जाता है वह सारा ज्ञान सापेक्ष ज्ञान होता है और उस ज्ञान से अपने व्यवहारिक जीवन को वो सफल बनाने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से एक तीसरे दार्शनिक रहे थ्रेसिमेकस। कई बार छात्र भी इसी तरीके से सोचते होंगे कि सही वह है जो मजबूत, बेहतर या शक्तिशाली व्यक्ति के लिए फायदेमंद है। जिसकी लाठी है उसकी भैंस। माइट इज राइट, मतलब शक्ति ही एकमात्र सत्य है। नैतिक मूल्य सामाजिक रूप से निर्मित होते कुछ और नहीं बल्कि विशेष राजनीतिक समुदाय के हितों का प्रतिबिंब करते हैं। अर्थात वो ये मानते थे कि सत्य और कुछ नहीं है। हर व्यक्ति के लिए सत्य अलग अलग होता है। सही और गलत का भी कोई निर्णय नहीं किया जा सकता। हमने ये देखते हैं कि जो ताकतवर है वो लोग अपनी बात किसी न किसी तरीके से मनवा लेते हैं और जो मजबूर है, शोषित है, पीड़ित है, वो उन लोगों को उनकी बात मानने पर मजबूर होना पड़ता है। इसलिए सोफिस्ट कहते हैं कि प्रकृति सदैव बलवान के पक्ष में होती है। नैतिकता के नियमों का सहारा निर्बल आदमी ही लेता है। मूल अधिकार उन्हीं लोगों के पास होते हैं जो कि बलवान होते हैं। नैतिक नियम वर्ग विशेष द्वारा बनाए जाते हैं और ये वर्ग विशेष के लोग अपने हितों की रक्षा खुद करना जानते हैं। छात्रों, आपके सिलेबस में नीत्शे नामक दार्शनिक नहीं है। यदि आप नीत्शे को पढ़ोगे तो आपको प्रतीत होगा कि उन्होंने इस सोफिस्ट को नए तरीके से प्रस्तुत किया है और उन्होंने भी एक अति मानव बनने की, सुपरमैन बनने की थ्योरी दी है कि जो दया, प्रेम, करुणा, उनको उन्होंने माना है कि ये निर्मल कमज़ोर लोगों की इनकी बात करते हैं। शक्तिशाली व्यक्ति साहस की बात करता है, ताकत की बात करता है, सत्ता की बात करता है। तो अमीर लोग कभी ये नहीं चाहते कि सत्ता उनके पास से छिने। इसलिए वह ऐसे मूल्यों को समाज में बढ़ावा नहीं देते जो उनकी सत्ता को खतरा पैदा करे और जो निर्बल और कमज़ोर लोग हैं वो केवल अपना बचाव उन मूल्यों से कर पाते हैं। तो सोफिस्ट जो दार्शनिक थे, इनका एकमात्र ध्येय था कि व्यवहारिक जीवन में सफलता कैसे पाई जाए। सोफिस्टों ने उस समय के जो दार्शनिक चिंतन है उसको बहुत ही प्रेरित और प्रोत्साहित किया। आज भी यदि हम सोफिस्टों को सही दृष्टि से अध्ययन करें तो ऐसा प्रतीत होगा कि उन्होंने उस समय की स्थापित जो भी जीवन प्रणाली थी उसमें लोगों को सोचने पर मजबूर किया, लोगों को आविष्कारशील बनने के लिए प्रेरित किया, नई चीज़ों को सीखने के लिए प्रेरित किया, अच्छा कैसे बोला जाए, लोगों से अपनी बात कैसे मनवाई जाए, इसके लिए प्रोत्साहित किया। और चूँकि उस समय कई शहरों में लोकतंत्र था तो लोकतांत्रिक जीवन शैली में ऐसे लोग बड़े सफल भी हुए हैं। सोफिस्टों की सार्वभौमिक ज्ञान और सार्वभौमिक नैतिकता की असंभावना की मान्यता को सुकरात जैसे लोगों ने आलोचना की है। अर्थात चूँकि सोफिस्ट किसी सार्वभौमिक ज्ञान को नहीं मानते थे, किसी सार्वभौमिक नैतिकता में विश्वास नहीं करते थे, तो सुकरात इनका खंडन करते हैं। तो आगे हम अगले वीडियो में सोफिस्ट और सुकरात के मध्य कौन कौन से भेद विद्वान थे, ये सवाल कई एग्जाम में आता है, उसको अगले वीडियो में हम देखेंगे।
तो अब यहाँ पर जो सवाल बनते हैं सोफिस्टों में, तो छात्रों यहाँ बहुत बड़े सवाल नहीं आते, कई बार छोटे ही सवाल आते हैं। जैसे कि प्रोटोगोरस वाला सवाल, मनुष्य ही संसार के सभी पदार्थों का मापदंड हुआ करता है, इसको समझाइए। अथवा गोल्जियस सत्य के बारे में क्या सोचता था, थ्रेसिमेकस की मान्यता क्या थी, या ज्ञान को लेकर सोफिस्टों का मत क्या था। तो सोफिस्ट कोई सार्वभौमिक ज्ञान में विश्वास करते नहीं थे। नैतिकता को लेकर सोफिस्ट क्या सोचते हैं, तो हम ये देखते हैं कि नैतिकता, सार्वभौमिक नैतिकता को वो नहीं मानते थे। वो तो व्यक्तिगत नैतिकता, अर्थात जो उसके लिए सही है, जो उसको सफल बनाए, उसी चीज़ में ज़्यादा विश्वास करते थे। तो इस प्रकार सोफिस्टों से बहुत ज़्यादा बड़े सवाल नहीं बनते थे। सोफिस्ट कौन थे, तो सोफिस्ट धन लेकर शिक्षा देने वाले शिक्षक थे उस समय के, और जीवन में कैसे सफलता पाई जाए इसकी वो शिक्षा दिया करते थे। एक नगर से दूसरे नगर में घूमते थे। तो कई छोटे मोटे सवाल इसी तरीके से इससे बन जाते, प्राय बड़े सवाल नहीं पूछे जाते। लेकिन सोफिस्ट और सुकरात, इन दोनों में अंतर क्या है, इनके विचारों में अंतर क्या है, ये तभी जान पाएंगे जब हम सुकरात के बारे में थोड़ा बहुत जान लें। क्योंकि सुकरात का जो दर्शन विकसित हुआ है वह सोफिस्ट दार्शनिकों की आलोचना पर ही टिका हुआ है। तो इसका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।